सही है। तो अब हम सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे इंटरनल सीएसएस, ठीक है। इनलाइन सीएसएस हमने पढ़ ली, अब इसी को हम इंटरनल सीएसएस में लिख के देखेंगे। तो इंटरनल सीएसएस का सिंटेक्स ये है कि हम आएंगे हेड के अंदर, ठीक है। मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ। हेड के अंदर हमने लिखना है, स्टाइल का टैग लगाना है, हेड के अंदर लगाना है, ठीक है। सारा काम अभी तक हम बॉडी के अंदर कर रहे थे, लेकिन अब हेड के अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो अब फर्ज करो यहाँ पे H1 हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, H1 में ये मैंने H1 लिखा हुआ है, इसका इस पे अंदर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसकी स्टाइलिंग यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इनलाइन सीएसएस मैंने H1 की हटा दी, ठीक है। वो आ गया लेफ्ट पे, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे ही होता है, तो ये लेफ्ट पे आ गया, वरना सेंटर में था, ठीक है। अब मैं यहाँ स्टाइल पे आता हूँ। अब मुझे इंटरनल सीएसएस लिखनी है, तो किसकी करनी है, H1 की करनी है। तो H1 मैंने लिखा और कर्ली ब्रेसेस लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वही वाला सिंटेक्स यूज़ करूँगा, क्या था, सेंटर में लाने का, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये सिंटेक्स है। इंटरनल सीएसएस का भी यही सिंटेक्स है और एक्सटर्नल सीएसएस का भी यही सिंटेक्स है। बेसिकली यही सिंटेक्स यूज़ करते हैं हम। इनलाइन तो बहुत कम यूज़ करते हैं, यही इंटरनल और एक्सटर्नल ही यूज़ करता है ज़्यादातर। इनलाइन भी यूज़ करता है, इंटरनल बहुत कम करता है। अब ये एक्सटर्नल में जाएंगे ना तो पता चलेगा। खैर, इस टाइप की सीएसएस को हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस, ठीक है। जो एचटीएमएल के कोड के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन एचटीएमएल की फाइल के अंदर हमने हेड के अंदर लिखी है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि H1 का देखो हमने वो हटा दिया, क्या कहते हैं, अब देखो H1 यहाँ पे अजीब गिच पिच हुआ हुआ था, सीएसएस भी वहीं पे एक ही लाइन में, एचटीएमएल भी एक ही लाइन में। तो बाद में बंदा पढ़ता है तो वो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ ही देखता रहेगा कि इतना मिला मिला के लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह मैं पैराग्राफ की भी स्टाइलिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं आया यहाँ पे H1 की कर दी, अब मैं आऊँगा, अब मुझे पैराग्राफ की करनी है, तो मैं एंटर दबाता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे आया, पैराग्राफ लिखा, पी पी लिखा पैराग्राफ का और कर्ली ब्रेसेस लगाए। अब अच्छा, पहले तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने इनलाइन सीएसएस हटा दी है नीचे से, ठीक है। अब मैं सेव करके देखता हूँ, ये देखो लेफ्ट पे हो गया ये पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर में लाना है मुझे, तो मैं आऊँगा यहाँ पे पी लिखूँगा, कर्ली ब्रेसेस लगाए। अब वही सिंटेक्स है, यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। सेव किया, वो सेंटर में आ गया, ठीक है। यहाँ पैराग्राफ से भी स्टाइलिंग हट गई। तो अब बटन की सबसे ज़्यादा स्टाइलिंग है, तो बटन की भी मैं हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। अब मैंने बटन की स्टाइलिंग हटा दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट बटन ऐसा था, ठीक है। बटन का टैग लगाऊंगा मैं तो ऐसा बटन बना हुआ आया था। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे बटन की स्टाइलिंग करनी है, तो मैं बटन लिख देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगाए, और वही स्टाइलिंग जो मैंने नीचे लिखी थी वही यहाँ पे पेस्ट कर दी। सिंटेक्स वैसा ही है, प्रॉपर्टी लिखी हमने, इसको हम की कहते हैं, की लिखी हमने, उसकी वैल्यू लिखी, ठीक है। की लिखी, उसकी वैल्यू लिखी, की वैल्यू पेयर कहते हैं इसे, ठीक है। ये जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना तब भी ये की वैल्यू पेयर का नाम बहुत दफ़ा आप सुनेंगे, मतलब वेब डेवलपमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा सुनेंगे की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर जो है वो की है, और की उस की ये वैल्यू है जो हमने कलर डाला है, ठीक है, पर्पल, ठीक है। तो बटन की भी स्टाइलिंग हुई। अब यहाँ देखो, अब देखो कितना साफ सुथरा हो गया एचटीएमएल। बल्कि एक मिनट, ये डिव की स्टाइलिंग भी मैंने सही करनी है, ठीक है। डिव की स्टाइलिंग भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, ये मैंने पूरी डिव की स्टाइलिंग कॉपी करी, और यहाँ कॉपी कर ली, और ये स्टाइल मैंने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिव, ठीक है। और ये मैंने लिख दी पूरी स्टाइलिंग, सेव किया तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया। तो सिंटेक्स वैसे ही है, बस इंटरनल सीएसएस में हम नाम लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और बस वही सिंटेक्स है, कॉलन लगाया और सेमी कॉलन लगाया, कॉलन लगाया सेमी कॉलन लगाया, ठीक है। सिंटेक्स इनलाइन सीएसएस वाला ही है। तो अब देखो एचटीएमएल कितनी साफ सुथरी हो गई। अब किसी को सीएसएस पढ़नी है वो आएगा यहाँ पे, आराम से देखेगा, हाँ भाई डिव की ये स्टाइलिंग लिखी हुई है, H1 की स्टाइलिंग लिखी हुई। अच्छा, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मतलब है कि अगर मैं H1 को यहाँ से हटा के बिल्कुल बॉटम में भी लिख दूँ ना, तब भी सेम ही काम करेगा, ठीक है। तो कहीं पे भी लिख दो आप, सेम ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़, अब मैं काम करता हूँ, H1 की मैंने एक और स्टाइलिंग कर दी, लेकिन इस बार जो है ना मैं इस पर लेफ़्ट लिख देता हूँ। अब क्या होगा,
एक तरफ मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर और एक दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। एक काम करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, पहले आप लोग इतना इम्प्लीमेंट कर लें, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। हेड के अंदर हमने स्टाइल का टैग बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने सिंपल सा सीएसएस का सिंटेक्स, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस का ये सिंटेक्स है कि हम जो भी जिसकी भी स्टाइलिंग करनी है उसका नाम लिखा, H1 लिख दिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट लगाई, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी मैंने लगानी है वो मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो वो मैं लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, पर्पल। वही वीएस कोड मुझे सजेशन दे रहा था, तो वैसे बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड लगा के देख लेते हैं क्या होता है। वो बैकग्राउंड आ गया इसका पर्पल, ठीक है। सिंटेक्स आसान सा है, बाकी नाम मैंने रखे हैं ऐसे div h1 पैराग्राफ बटन, तो ऐसा हमने स्टाइलिंग कर ली, ठीक है। पहले इतना इम्प्लीमेंट कर लें सब। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? रिकॉर्डिंग हाँ कर दी मैंने रिकॉर्डिंग। सही है। किसी का कोई सवाल? इम्प्लीमेंट कर लो जल्दी सा। हेड के अंदर हमने स्टाइल का टैग लगाया था, ठीक है। अब देखो HTML ये मैं कमेंट इतने सारे करे हुए हैं, ये सब हटा देता हूँ। और मेरे ख्याल से मुझे दूसरी फाइल बनानी चाहिए थी, लेकिन चलो काट के ही काम कर रहे हैं तो इसी फाइल पे कर लेता। खैर है। और ये टॉपिक्स भी हटा देता हूँ। अब देखो HTML कितनी साफ़ सुथरी हो गई, छोटा सा कोड हो गया और CSS अलग लिखी हुई है साफ़ सुथरी सी। कर रहे हैं ना आप लोग इम्प्लीमेंट? कोई सवाल है तो पूछ लो भाई, दोबारा समझाना है तो समझा दूंगा। 5 मिनट रखते हैं फिर उसके बाद आगे सब इम्प्लीमेंट कर लो। 1 मिनट कर रहे हैं, ओके। फिर आगे बढ़ेंगे। इसी को हम एक्सटर्नल पे ले जाते हैं और साफ़ सुथरा काम हो जाएगा। यहाँ समझ आ रहा है? गुड। कोई सवाल हो तो पूछ लेना। बिलाल भाई आपका ना, हम वेनसडे को एक क्लास रखेंगे तो उसमें हम रिवीजन कराएंगे शुरू से, तो आपको फिर ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। इसकी रिकॉर्डिंग भी हम डाल देंगे। तो अभी तो इतना शायद आपको नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन जब पहली के वो रिवीजन क्लास होगी ना, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है सर, मैं आपके ना यूट्यूब पे लेक्चर सुनूंगा। सही है। वो आगे आगे बढ़ा के देख लेगा आप, क्योंकि मैं ना सवाल जवाब जब हो रहे होते हैं ना तब भी रिकॉर्डिंग चल रही ठीक। होती है, तो मैं वो पार्ट क्रॉप नहीं करता, तो 1 1 घंटे की वीडियो हो जाती है। जी ठीक है, सही। कोई बात नहीं, नो इशू। सही है। कर लो इम्प्लीमेंट तो बता देना।
डन, मरियम का हो गया। आगे कंटिन्यू करें? बता दो भाई, अगर रुकना है तो रुक जाएंगे, वरना फिर आगे कंट्रोल कंटिन्यू करता। ओके, तो अभी हमने पढ़ा है इंटरनल सीएसएस कैसे लिखते हैं, ठीक है। हेड के अंदर तो ये चीज़ याद कर लेना कि इनलाइन सीएसएस किसे कहते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखी थी स्टाइल लिख के और एट्रीब्यूट लगा के बॉर्डर शॉर्डर जो भी हमने स्टाइल करी थी। इंटरनल सीएसएस हम हेड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक काम करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम बना लेते हैं नई फाइल, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सीएसएस का मैं अलग फोल्डर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे एक आइकन बना रहा है न्यू फोल्डर का, ठीक है। यहाँ से मैंने सीएसएस का एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। अब इस सीएसएस के अंदर मैं सीएसएस की सारी फाइल्स यहीं रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ मेन डॉट सी एस एस, ठीक है। एच टी एम एल लिख रहे थे तो डॉट एच टी एम एल था, सी एस एस लिख रहे हैं तो डॉट सी एस एस, ठीक है। अब यहाँ हम जो भी लिखेंगे वो सी एस एस हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो हमने लिखा ना, इंटरनल जो लिखा ना, इंटरनल सी एस एस जो लिखी, इसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब मैंने दोनों जगह सेव कर दिया, ये स्टाइल का टैग हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक्सटर्नल सीएसएस लिख दी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी स्टाइलिंग जो है गायब हो गई है, क्योंकि बल्कि क्यों एक्सटर्नल सीएसएस जबकि मैंने लिख दी है फिर भी स्टाइलिंग नहीं आ रही। तो वजह यह है कि हमने इन दोनों को लिंक नहीं किया एक दूसरे से, ठीक है। तो लिंक करने का क्या तरीका है, यहाँ हम हेड के अंदर आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे लिंक, लिंक लिखेंगे वो भाई वी एस कोड खुद ही दे देगा, क्या कहते हैं, सजेशंस दे देगा, ठीक है। तो लिंक लिखा हमने, एंटर दबाया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नोट करो यहाँ पे देखो एच रेफ लिखा आ रहा है, एच रेफ के अंदर हम क्या करते हैं, लिंक डालते हैं, ठीक है। तो हमने वैसे ही लिंक डालना है जैसे हम रिलेटिव यूआरएल डालते थे पहले। तो मैंने डॉट स्लैश किया तो हमारे पास सीएसएस का फोल्डर आ गया। दोबारा करके बताएगा, हाँ हाँ दोबारा करके बता दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। लिंक किया तो डॉट स्लैश किया मैंने, सीएसएस का फोल्डर आ गया, एंटर किया, मेन डॉट सी एस एस का आ गया। अब ये दोनों फोल्डर जो हैं वो लिंक हो गए, ठीक है। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पे स्टाइलिंग आ जाएगी, आ गई, ठीक है। दोबारा से करके दिखा देता हूँ। हम आए यहाँ पे, हमने बनाया नया फोल्डर सी एस एस का, ठीक है। सी एस एस का फोल्डर बना लिया मैंने यहाँ से, फिर सी एस एस के अंदर मैंने मेन डॉट सी एस एस की फाइल बनाई, ठीक है। तो उस वक्त मेन डॉट सी एस एस खाली थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग थी इंटरनल जो हमने लिखी थी, ठीक है। तो अब मुझे एक्सटर्नल करनी है तो यहाँ पे मैं यही इंटरनल वाली मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और एक्सटर्नल में कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। मेन डॉट सी एस एस की फाइल में कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको, मेन डॉट सी एस एस सेव हो गई। मेन डॉट सी एस एस मैंने अलग फाइल बनाई है और एच टी एम एल की फाइल से मैंने सी एस एस ही हटा दी कम्प्लीटली, ठीक है। तो अब मैं सेव करूँगा तो स्टाइलिंग देखो सारी गायब हो गई, सही है। ये जबकि हमने सी एस एस लिख लिया है यहाँ पे, फिर भी स्टाइलिंग आ नहीं रही है। एक्सटर्नल सी एस एस हमने यहाँ मेन डॉट सी एस एस पे लिखी, लेकिन फिर भी स्टाइलिंग नहीं आ रही क्योंकि हमने एच टी एम एल को सी एस एस से लिंक नहीं किया, ठीक है। लिंक करने का एक सिंपल सा तरीका है, लिंक करना है तो लिंक का वो डाल देते हैं टैग लिंक, ठीक है। लिंक डाला मैंने और एंटर किया तो ये मेरे पास आ गया। अगर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आर ई एल लिखा हुआ है इसको मैं हटा भी दूँ
तब भी ये चल जाएगा। ठीक है, इतना सा टैग है इसका। सही है, लिंक का टैग है, उसके अंदर href है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं css की फाइल लिंक करूँगा। कैसे? डॉट स्लैश, जो हमने रिलेटिव यूआरएल पढ़े थे पहले भी, तो डॉट स्लैश लगाता हूँ, वो VS कोड हमें सजेशन दे देता है कि भाई कौन कौन से फोल्डर है। यहाँ पे नोट करो, हमारे पास CSS का फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर है और पेजेस का फोल्डर है। तो वही सब दिखा रहा है डॉट स्लैश करके। और इंडेक्स डॉट HTML ये रहा। ठीक है, तो हमें जाना है CSS के अंदर, जहाँ हमने फाइल बनाई थी मेन डॉट CSS, और वो हमें फाइल दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे मेन डॉट CSS की फाइल है। तो हमने उसको सेलेक्ट किया और बस सेव किया। अच्छा, वो जो रेल जो हमने हटाया वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आज, अच्छा ये मैंने आज तक याद नहीं करा, रेल जो है ना, ये बस VS कोड की VS कोड वो शॉर्टकट बता देता है, वो खुद ही लिख देता, तो हम बस उसी के सहारे। रेल के अंदर हमने स्टाइल शीट लिख दिया कि भाई हम बता रहे हैं कि इस लिंक के एट्रीब्यूट को बता रहे हैं कि हम स्टाइल शीट ऐड कर रहे हैं। स्टाइल शीट मतलब CSS लिंक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम जावास्क्रिप्ट भी ऐसे ही लिंक करेंगे। जब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ना, तो वो भी इसी तरह लिंक होगी। तो जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट का आता है, सजेशन नहीं दे रहा। जावास्क्रिप्ट या ऐसी कुछ लगता है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। वो जावास्क्रिप्ट पाएंगे तब देख लेंगे। अभी स्टाइल शीट पढ़ रहे हैं तो स्टाइल शीट लगा देते हैं वापसी। ठीक है, तो स्टाइल शीट हम, ये रेल की वैल्यू बता रही है। रेल का मतलब मेरे ख्याल से रिलेशन है। ठीक है, रेल रिलेशन बता रहा है कि भाई क्या रिलेशन है HTML और CSS का। तो बता रहा है कि यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू स्टाइल शीट, स्टाइल का रिलेशन है। रेल का मतलब यही होगा रिलेशन, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देख लेना है HTML। कुछ भी नहीं आ रहा हो भाई, ये देखो, इसने ये भी कह रहा है कि भाई रिलेशन है इसका मतलब। ठीक है, तो हम लिंक को बता रहे हैं कि भाई रेल का एट्रीब्यूट लगाया हमने, और उसको बताया कि भाई ये स्टाइल शीट हमने लिंक करी है। ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट लिंक करेंगे तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख देंगे। अभी तो स्टाइल शीट लिंक करी है तो भाई स्टाइल शीट लिख दी। और href के अंदर तो हमने एंकर टैग पढ़े थे, तो href के अंदर हमने बस रिलेटिव यूआरएल लिख देना। ठीक है, समझ आ गई? जल्दी से दोबारा से समझा देता हूँ। हम आई यहाँ पे, मेन डॉट CSS का फोल्डर बनाया, यहाँ से फोल्डर बन जाता है उसके अंदर। ओहो, सबसे पहले हमने फोल्डर बनाया CSS का। ठीक है, उसके उसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके अंदर मैंने बना दी मेन डॉट CSS की फाइल। ठीक है, मेन डॉट CSS खाली थी, जो हमने इंटरनल CSS लिखी थी बस उसी को मैंने कॉपी किया और मेन डॉट CSS पे लिख दिया। ठीक है, तो हमारी CSS का काम हो गया ख़त्म। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ HTML पे। ठीक है, HTML के अंदर मुझे अब उस CSS को HTML से लिंक करना है। तो लिंक के लिए हम आते हैं हेड के टैग के अंदर। हेड के टैग के अंदर हम लिखते हैं लिंक का टैग लगाते हैं। उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है रेल जिसका मतलब है रिलेशन, और एक है href रेफरेंस। ठीक है, रेफ का मतलब रेफरेंस। तो रेल में हमने बता दिया कि भाई स्टाइल शीट है ये, स्टाइल शीट की फाइल लिंक कर रहे हैं हम। ठीक है, और href में हमने बता दिया कि भाई ये उसका पाथ है, रिलेटिव पाथ। ठीक है, डॉट स्लैश लगाते हैं, डॉट स्लैश लगाया, वो बता रहा है डॉट स्लैश में, फिर हमने CSS के फोल्डर के अंदर जाके मेन डॉट CSS के फोल्डर में है। ठीक है, हेड के अंदर लगाते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। हेड के अंदर हम लिखते हैं ये लिंक, और बस इतना ही है। सही है, कोई सवाल? अगर हम न्यू फाइल नहीं बनाए और इसी में एक्सटर्नल CSS को अप्लाई कर दें, फिर वो एक्सटर्नल नहीं होगी, फिर वो होगी इंटरनल। सर मैंने न्यू फाइल में शुरू से किया था काम, न्यू फाइल में शुरू से किया था काम, तो तुम्हारे पास कार्ड का काम नहीं हुआ हुआ। अगर हम न्यू फाइल नहीं बनाए और इसी में एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर दें, जैसे हमने पहले किया था, ये तुम ये कह रही हो ना कि भाई यहीं पे स्टाइल अप्लाई कर दो, क्या एक्सटर्नल फाइल क्यों बना ली? यहाँ पे हमने इसलिए नहीं अप्लाई करी, जब हम बहुत सारी, यहाँ पे जब 500 लाइन का कोड होगा ना, जब हम बहुत सारी HTML लिख लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी HTML जब हम लिख लेंगे तो फिर उसके बाद
उसके साथ उसकी हम CSS भी लिखेंगे तो इतनी बड़ी फाइल हो जाएगी कि भाई बंदा स्क्रॉल ही करता रहेगा। 1000 लाइन हो जाएंगी तकरीबन, ठीक है, 500 HTML 500 CSS। तो वही थोड़ा वो हो जाएगा, काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ना हम इसको अलग फाइल में लिखते हैं main.css में, ताकि काम जो है ना साफ़ सुथरा रहे। ठीक है, वही मैं वापस कर देता हूँ, लिंक कर देता हूँ। ठीक है, लिंक का अगर आप लोग भूल भी जाओ तो ये गूगल में मिल जाता है कि भाई कि हाउ टू लिंक HTML विद CSS। हो गया, आ गया, पहले ही आ जाएगा लिंक। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। हाँ, तो आरफा पूछ रही है कि भाई हुआ हुआ है। ठीक है, तो भाई तुमने न्यू फाइल बनाई होगी ना, ये देखो तुम्हारे पास आ रहा होगा ऐसा कुछ कार्ड का काम आ रहा होगा। ठीक है, तुमने यहाँ पर आना है, तुम्हारे पास ये इमेजेस का नहीं फोल्डर होगा, पेजेस का फोल्डर नहीं होगा, और ये CSS का भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो तुमने आना है यहाँ पर आके नया फोल्डर बना लेना। ठीक है, नया फोल्डर तुमने CSS का बना लेना। मैंने CSS का पहले से बनाया हुआ तो मैं नहीं बनाता। ठीक है, CSS का बना लोगी जब, तो इसी को सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद नई फाइल बनाना। इस बार फोल्डर नहीं, फाइल बनाना है। ठीक है, तो हम फाइल का नाम लिख देते हैं main.css लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन CSS है, तो नाम हम ऐसे ही रखते हैं ताकि नाम से ही पता चल रहा हो कि भाई CSS क्या है और फाइल किस चीज़ की है। जैसे main.css तो मतलब ये मेन CSS है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने main.css की फ़ाइल बनाई तो ये बिल्कुल खाली बन गई होगी तुम्हारे पास। ठीक है, अब जो हमने इंटरनल CSS लिखी थी यहाँ पे, उसी को हमने कॉपी करना है। अच्छा, ये टैग नहीं कॉपी करना है। ठीक है, टैग का काम नहीं है। CSS में हम टैग्स नहीं यूज़ करते। CSS में हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस, ये जो हमने डाले थे ना कर्ली ब्रैकेट्स जो थे, CSS में हम यही यूज़ करते हैं, इसमें टैग्स नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो इसको नहीं कॉपी करके वहाँ पे CSS पे नहीं पेस्ट करना। ठीक है, इसको यहीं पे हटा देना है बस, इसका काम ख़त्म हो गया है। ठीक है, बस वो जो अंदर हमने लिखा हुआ था ना, बस उसी को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब हम एक्सटर्नल CSS पे ही काम करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, आपने href में जो लिंक डाली है उसका बता दें। हाँ, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने एब्सोल्यूट यूआरएल पढ़े थे और रिलेटिव यूआरएल पढ़े थे। एब्सोल्यूट यूआरएल वही जिसमें HTTP आता है और जो चेंज नहीं कर सकते हम, जैसे google.com, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो किसी और का यूआरएल है, हम कैसे चेंज कर सकते। लेकिन रिलेटिव यूआरएल जो होता है वो हमारे यूआरएल होते हैं जो हमने बनाए होते हैं। जैसे हमने एक फ़ाइल बनाई यहाँ पे, CSS की फ़ाइल बनाई, अब मुझे इसको लिंक करना है ना, तो अब मैं डालूँगा डॉट स्लैश। ठीक है, डॉट स्लैश डालूँगा तो ये भाई मुझे वो दे देगा, रेफरेंस दे देगा कि भाई आपके फ़ोल्डर में, आपके इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल है। तो ये देखो लेफ्ट साइड में देखो मेरे पास यहाँ पे दिखा रहा है CSS है, इमेजेस है, पेजेस है, index.html है। ठीक है, तो सजेशंस में भी वो मुझे यही दिखा रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि रिलेटिव यूआरएल है तो बस हमने CSS को सिलेक्ट करना है, और CSS के अंदर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे main.css है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी main.css कर देते हैं। ये हो गई लिंक। ठीक है, इस तरह से हम रिलेटिव यूआरएल डालते हैं। समझ आ गई href के अंदर लिंक कैसे करते हैं। असल चीज़ है लिंक करना। ठीक है, तो हमने, ओके कोई बात नहीं, बस ऐसे ही सवाल पूछ लिया करो अगर कुछ समझना है। सही है, तो हमने CSS लिंक करना सीख लिया। सबका हो गया तो फिर आगे बढ़े, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो। अब देखो CSS की फ़ाइल कितनी छोटी हो गई, पहले 30-40 लाइनों की थी, अब तो बहुत कम हो गई, 18 लाइनों पे आ गई। ठीक है, और हमारा ये काम यहाँ पे हुआ हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो फिर आगे बढ़ते हैं। main.css पे आते हैं। अब मैं एक चीज़ बताने वाला था। ठीक है, हमने देख लिया कि भाई स्टाइलिंग कैसे करते हैं। डिव की स्टाइलिंग करनी है तो यहाँ पे डिव लिखा और उसकी स्टाइलिंग कर दी।
H1 की स्टाइलिंग करनी है तो H1 लिखा, H1 की स्टाइलिंग कर दी, ठीक है। अब मैं ना एक और H1 लिख देता हूँ यहाँ पे, H1 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे यही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ H1 के साथ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट। अब बताओ ये वाली स्टाइलिंग लगेगी या ये वाली स्टाइलिंग लगेगी? एक में मैंने लिखा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे आ जाएगा टेक्स्ट सेंटर में, और एक में मैंने लिखा है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, जिससे आ जाएगा लेफ्ट पे। तो अब दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकते, तो कौन सा वाला ओवरराइड हो जाएगा? ओवरराइड। जो पहले लिखा है वो। पहले जो लिखा है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो शो नहीं होगा, ये कह रही हो? नहीं, वो शो होगा। वो शो होगा, ठीक है। तो सेव करके देख लेते हैं कौन सा वाला शो होगा। सही है, पहला वाला शो हो रहा है, ठीक कहा तुमने, सही है। तो अगर मैं जितना भी लिख दूं तो पहला वाला शो, नहीं 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 नहीं, वही मैं कहूँ ये पहला वाला नहीं दूसरा वाला शो होगा। अगर मैं इसके आगे एक और भी लिख दूं ना H1, वही मैं कहूँ कि मैं पैराग्राफ देख रहा था, ये H1 का मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ, भूल गया था, ठीक है। अब मैंने 3 डाल दिया, तो इनमें से ये दो नहीं नहीं वर्क करेंगे, क्योंकि आखिरी वाला वर्क करता है, ठीक है। तो आखिरी वाला है राइट, तो ये हो जाना चाहिए राइट पे, ठीक है। सेव करता है, ओह ये राइट पे आ गया, हेलो वर्ल्ड राइट पे आ गया, ठीक है। तो अभी हमने सेंटर में रखना है, तो आखिरी वाला जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, बाकी सारा सबको पर ओवरराइड कर देता है वो, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ ली, ठीक है। अब एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड कर लेता है, ठीक है। ये मैंने हेलो वर्ल्ड 1 कर देता है, इसका नाम 2 कर देता है, ठीक है। और H1 की ना मैं वो कर देता हूँ, अच्छा दोनों सेंटर में, क्योंकि H1 की मैंने स्टाइलिंग करी है ना, अब ये दोनों H1 है तो दोनों की स्टाइलिंग होगी, सही है। तो अब मेन डॉट सी एस एस पे मैं वापस आता हूँ, इसमें मैं कलर कर देता हूँ कोई सा भी, मैं कर देता हूँ कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब दोनों का कलर रेड हो जाएगा क्योंकि दोनों H1 है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो हेलो वर्ल्ड 2 है ना, इसका कलर हो जाए ग्रीन, ये मैं कैसे करूँगा? दोनों H1 है, अब मैं इसको H2 नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि H1 ही रखे रहने दूँ। H2 करूँगा तो फिर तो मैं कर लूँगा, H2 लिखा है यहाँ पे, और वहाँ पे फिर मैंने H2 की स्टाइलिंग लिखी और वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि H1 का ही हो, ठीक है, इसको मैं H1 ही रखूँ। ये जो हेलो वर्ल्ड 2 है ये ग्रीन हो, और हेलो वर्ल्ड 1 है वो रेड ही रहे, ठीक है। अब एक नई चीज़ हम पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लास, ठीक है। क्लास क्या होती है वो देख लेते हैं। अब अब क्योंकि दोनों H1 है तो हमने अलग अलग स्टाइलिंग करनी है, तो मैं इसको दे देता हूँ क्लास, ठीक है। क्लास एक एट्रीब्यूट है, यहाँ मैं इसको कोई सा भी नाम दे सकता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ हेडिंग, हेडिंग 1 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो है हेडिंग 1 जो है ना इसका नाम है, ठीक है। क्लास जो है वो एट्रीब्यूट है और हेडिंग 1 जो है इसका नाम हो गया अब से, ठीक है। अब हम जब भी स्टाइलिंग करेंगे, अब जब हमें H1 की स्टाइलिंग इसकी स्टाइलिंग करनी होगी, हेलो वर्ल्ड 1 की स्टाइलिंग करनी होगी, तो हम CSS में हेडिंग 1 लिख के उसकी स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। पहले जो हमारा हेलो वर्ल्ड 2 है उसको भी हम क्लास दे देते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ हेडिंग 2, हेडिंग 2, ठीक है। अभी भी सेम रिजल्ट रहेगा क्योंकि हमने CSS में तो कोई चेंजिंग करी नहीं है, CSS तो H1 को स्टाइल कर रहा है ना। अब हमने जो हेडिंग 1 है, हमने सिर्फ हेडिंग 1 को स्टाइलिंग करनी है अब से, सही है। तो उसके लिए मैं आता हूँ, अब मुझे हेडिंग 1 को पर्पल करना है, वो करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, हेडिंग 1 लिखता हूँ 1, और ये अब मैं इसको कलर दे देता हूँ पर्पल, सही है। तो अब ये वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने क्लास दी है ना, तो जब हम क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं CSS में तो हमेशा क्लास से पहले लगाते हैं डॉट, अब ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। हेडिंग 1 हमने किसका नाम रखा, जो हमने हेलो वर्ल्ड 1 था ना उसका नाम हमने रख दिया था हेडिंग 1, ठीक है। उसकी क्लास हमने रख दी थी हेडिंग 1, ठीक है। अब मैं
CSS में आया हेडिंग 1 की मैंने स्टाइल कर दी पर्पल, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करूँगा, ये पर्पल हो गई इसकी, सही है। इसी तरह मैं हेडिंग 2 की ग्रीन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से हेडिंग 2 इसकी क्लास कॉपी करी, यहाँ पे मैं आता हूँ। क्लास जब भी हम स्टाइल कर रहे होते हैं तो हमेशा क्लास से पहले डॉट लगाते हैं, ठीक है। डॉट हेडिंग 2 और इसको मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, सही है। सेव किया, ऊपर वाला हो गया पर्पल और नीचे वाला हो गया ग्रीन। अब ये H1 क्यों नहीं वर्क कर रहा? H1 भी तो वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था ना कि नीचे वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो ओवरराइड कर देती हैं ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। इसलिए H1 का जो कलर रेड है वो नहीं वर्क करेगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर वर्क करेगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर को ओवरराइड नहीं किया, हमने नीचे नहीं यूज़ किया हेडिंग 1 में ना हेडिंग 2 में, ठीक है। इसलिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर वर्क कर रहा है। क्यों? हमने कलर चेंज किया था, हमने कलर को ओवरराइड किया नीचे, तो कलर इसलिए कलर रेड इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि वो ओवरराइड हो गया। ये चीज़ समझ आई? क्लास समझ आया क्या चीज़ है? बेसिकली हम इसको हर टैग को अलग आइडेंटिटी दे रहे हैं। अब ये मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इसको मैं हमजा नाम दे सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई वैसा नाम रखेंगे जो मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो हमने मीनिंगफुल नाम रख दिया हेडिंग 1, सही है। तो CSS क्लासेस समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? क्लास का सिंटैक्स समझ आया, क्लास कैसे देता है? आसान है, एट्रीब्यूट लगाया क्लास का और कोई भी वैल्यू दे दी, ठीक है। इम्प्लीमेंट करो जल्दी से और मुझे बताओ, कोई सवाल है तो पूछ लो। और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्लास क्या चीज़ है, क्योंकि हम क्लास बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और आगे तक यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, बल्कि आप लोग इम्प्लीमेंट कर लें। 1-2 मिनट रुक जाता हूँ मैं, फिर उसके बाद दो जल्दी से रिवाइज करा के आगे बढ़ जा। मैं लिख देता हूँ यहाँ आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ताकि मैं ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ। आज हमने पढ़ लिया है इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, क्लासेस, किसी का कोई सवाल क्लासेस से रिलेटेड? क्लास आसानी से बना ली हमने, क्लास लिखी, क्लास का नाम लिख दिया भाई, हेडिंग 1 लिख दिया मैंने। इसी तरह हम पैराग्राफ की भी क्लास रख देता है कोई, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी रख देते हैं, क्योंकि हम टैग की स्टाइलिंग नहीं करते, हम क्लासेस का नाम रख, क्लासेस से नाम रखते हैं उसका, फिर उस क्लास की स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ूँ मैं या रुक जाऊँ, बता दो भाई। तो मतलब मैं आगे बढ़ूँ, सही है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पैराग्राफ को भी मैं क्लास दे देता हूँ कोई, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्योंकि पैराग्राफ है तो पैरा क्लास दे देता हूँ, ठीक है। अब पैरा को मैं स्टाइल कर देता हूँ, यहाँ पे हमने पैराग्राफ की स्टाइलिंग करी थी इस तरह, पी लिखा था और इसकी स्टाइलिंग कर दी, ठीक है। अब वही एग्जांपल ले लो, अगर 2 P होते, ठीक है,
दो पी होते तो दोनों की सेम स्टाइलिंग होती है, हमें अलग अलग स्टाइलिंग चाहिए होती तो हम क्या करते हैं। हाँ, अगर ये मैं कहीं भी लिख दूँ, डिव के बाहर भी लिख दूँ ना, कहीं भी लिख देता तो दोनों की फिर भी सेम स्टाइलिंग होती, क्योंकि दोनों पैराग्राफ हैं। ये देखो मैंने यहाँ भी लिखा तब भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, डिव के अंदर भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्लास दे दी। अब इस क्लास की हम स्टाइलिंग करेंगे, पैरा क्लास दी है। ठीक है, सी एस एस पे आता है। अच्छा ये H1 हटा देता हूँ मैं, जो हेडिंग 2 लगाई है ना, ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, अब मैं आता हूँ पैराग्राफ की स्टाइलिंग देनी। अब मैं ये पी को हटा देता हूँ, और क्लासेस हम कैसे लिखते हैं सीएसएस में, डॉट लगा के क्लास का नाम। तो हमने क्लास का नाम क्या रखा पैराग्राफ की, पैरा। सही है, इसको सेव करूँगा वही रिजल्ट आएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा था हमने, वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसमें मैं कलर भी ऐड कर सकता हूँ, कलर एक्वा, तो ये थोड़ा ब्लू हो जाएगा अजीब सा, तो ऐसे ही रहने देता है। ठीक है, अब बटन की भी मैं इसी तरह स्टाइलिंग कर देता हूँ, वही एग्जाम्पल है। दो बटन होते तब भी दोनों की सेम स्टाइलिंग होती, तो हमें सेम तो नहीं चाहिए ना, हमें अलग अलग चाहिए होती हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ भाई, इसको मैं कर देता हूँ क्लास दे देता हूँ बी टी एन, शॉर्ट फॉर्म बी टी एन। ठीक है, सेव किया, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से मैंने बटन हटा दिया और डॉट बी टी एन लिख दिया, वही काम करेगा, कोई चेंजेस नहीं होगी। इसको मैं सेव करता हूँ, वही सेम रिजल्ट है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। फ्लैक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फ्लैक्स बड़ी मज़े की चीज़ है। जब हम फ्लैक्स पे आएंगे ना तो डिफ को हम कहेंगे। इस क्लास में हम प्रॉपर्टीज ओवरराइड करना भी पढ़ रहे हैं या वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम? कौन सी प्रॉपर्टी, हाँ वो आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे मैंने जैसे जैसे हम सी एस एस पढ़ते जा रहे हैं, जैसे हमें फ्लैक्स लगाना है, या जो हम बेसिक बेसिक है ना अभी हमने वो पढ़ी है, जैसे बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, मार्जिन, ऐसी बेसिक्स वाली पढ़ी है। तो अभी हमने फ्लैक्स, ठीक है, ग्रिड वगैरह वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ते जाएंगे। अभी हम परसेंटेज भी पढ़ेंगे, परसेंटेज पे कैसे विथ देता है, तो वो सब भी देखेंगे। अभी तो हम पिक्सेल्स यूज़ कर रहे हैं, विद ठीक है। हाइट। हाँ बस अभी बेसिक्स वाली प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला था, हाँ परसेंटेज पढ़ाने वाला था। ठीक है, तो अभी हमने जो है ना इस डिव की हमने विथ दी थी 200 पिक्सल। ठीक है, तो आप लोग के पास भी होगा, इसको मैं 500 पिक्सल कर दूंगा। एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इसको 400 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये 400 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे विद नहीं देते, हम इसको परसेंटेज में विद देते हैं ताकि ये रिस्पॉन्सिव रहे। रिस्पॉन्सिव से मुराद, अब देखो कोई अगर छोटी स्क्रीन पे खोलता है तो अब देखो, ये देखो कट रहा है, ये स्क्रॉल बार आ रहा है हमारे पास, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बैड प्रैक्टिस है कि भाई स्क्रॉल बार आ रहा है नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये हमने नहीं लाना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव करना, कि भाई ये स्क्रॉल बार भी ना आए और यूआई भी ना ख़राब हो, और बिल्कुल सही यूआई रहे, छोटी स्क्रीन में भी बड़ी स्क्रीन पे भी। तो पिक्सल से ये नुकसान है कि भाई यूआई फट जाता है छोटी स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम देंगे परसेंटेज पे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ, पिक्सल्स पढ़ा था ना अभी तक हमने, अब एक और तरह से हम विद और हाइट सेट कर सकते हैं, वो है परसेंटेज है। हाइट नहीं, विद विद कर सकते हैं। हाइट का थोड़ा और लॉजिक है, वो हाइट पे जब आएंगे तब देखेंगे। हाइट को रिस्पॉन्सिव करना थोड़ा अलग तरीके से करता है, अभी विद कोई देखता है। ठीक है, तो मैंने 50% दे दी। अब ये 50% कैसे इम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारी जो पूरी स्क्रीन है ये है 100%। ठीक है, अब मैं 50% दे दिया, तो अब ये 50% मतलब इस स्क्रीन का हाफ विद ये ले लेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सेव करके। ये सेव मैंने किया, वो देखो हाफ स्क्रीन तक आ रहा है हमारा कार्ड। ठीक है, अब मैं इसको जितना भी छोटा कर दूँ ना, ये हाफ स्क्रीन तक ही रहेगा। देखो छोटी स्क्रीन पे भी हाफ स्क्रीन तक आ रहा है। ठीक है, अब ये मुझे हाफ स्क्रीन तक नहीं रखना, मैं करता हूँ एक काम करता हूँ, 100% कर देता हूँ। ठीक है, 100% किया।
अब देखो ये पूरी विद ले रहा है 100 की 100%। ठीक है, अब मैं इसको छोटा भी कर दूं, एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखो, अब क्योंकि हमने 100% विद दे दिया, पहले पिक्सल पे काम कर रहे तो वो स्क्रॉल बार आ रहा था, ये अभी भी आ रहा है। इसका मैं बताऊंगा, ये जो मार्जिन पैडिंग है ना, ये इसकी वजह से आ रहा है, ये हम सेट कर लेंगे, बल्कि अभी सेट कर लेंगे। ठीक है, अभी ये परसेंटेज समझ आ गया। अब मैंने 100% दे दी तो भैया अब 100% विद रहेगी। पिक्सल में क्या सीन था कि भाई वो फिक्स विद थी। ठीक है, अब परसेंटेज में ये होता है कि रिस्पॉन्सिव रहती है और विद जो है ना आपकी स्क्रीन के लिहाज से खुद ही सेट हो जाती है। तो हम ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे परसेंटेज विद के मामले में। ठीक है, इसी तरह हम पैडिंग में भी परसेंटेज दे सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया 2%। ओ 2 पिक्सल नहीं, 2%। अच्छा ये बटन की पैडिंग है, ठीक है, ये जो बटन है ना इसकी पैडिंग है। अभी देखो मैंने 2 पिक्सल लिखा तो वो छोटा सा हो गया, तो मैं 2% कर देता हूँ। ये देखो 2% हो गई इसकी, 100 में से 2% इसके थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी हाइट छोटी करूँगा तो ये बटन की पैडिंग भी उस लिहाज से सेट होती रहेगी। ये देखो हाइट बड़ी, ओ विद बड़ी कर रहा हूँ, स्क्रीन बड़ी होती जा रही है तो पैडिंग भी बड़ी होती जा रही है। समझ आया परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। लेकिन हम पैडिंग शेडिंग में नहीं यूज़ करते परसेंटेज, हम पिक्सल्स ही यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं होता पैडिंग और मार्जिन को। ठीक है, परसेंटेज हम ज़्यादातर विद में ही यूज़ करते हैं, तो मैंने इस केस में 100% दे दिया तो 100% हो गई। समझ आ गई ये चीज़? किसी का कोई सवाल? एक्सप्लेन, क्या चीज़ एक्सप्लेन करूँ? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। परसेंटेज समझ आ गई? परसेंटेज। परसेंटेज दोबारा समझा देता हूँ। देखो पहले हमने काम किया था पिक्सल्स में, ठीक है, तो मैं वापस कर देता हूँ। 200 पिक्सल था पहले ये, ठीक है, इसको मैं बल्कि 400 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब पिक्सल में मसला ये है कि अब ये फिक्स विद है इसकी। ठीक है, मैं जितनी भी बड़ी स्क्रीन कर लूँ ये 400 पिक्सल ही रहनी है। अब मैं जितनी भी छोटी स्क्रीन कर लूँ ये 400 पिक्सल ही रहनी है। देखो ये देखो आधा, आधी चीज़ें तो कटने लग गई यहाँ पे, बटन आधा कट गया, पैराग्राफ आधा कट गया, और ये स्क्रॉल बार आ गया नीचे। तो ये अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई स्क्रॉल बार आ रहा है और कोई भी यूज़र ना ऐसे स्क्रॉल करके आगे की चीज़ पढ़ रहा है, तो उसके लिए तो मुश्किल होगी, वो वेबसाइट छोड़ के चली जाएगा आपकी। ठीक है, तो हम पिक्सल्स में विद नहीं सेट करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कुछ केसेस में हम करते हैं लेकिन ज़्यादातर हम नहीं यूज़ करते विद पिक्सल्स में। ठीक है, इसका ये नुकसान है। पिक्सल्स का नुकसान समझ आ गया ना? अब हम इसको परसेंटेज पे कन्वर्ट करके देखते हैं। हाँ, अब हम इसको परसेंटेज पे कन्वर्ट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो ब्राउज़र की पूरी विद है ना, विद से मुराद ये लंबाई जितनी भी, लंबाई नहीं चौड़ाई जितनी भी है, ये है 100%। ठीक है, तो अब मैं उस लिहाज से सेट कर देता हूँ इसकी, इस कार्ड की विद। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं 50% कर देता हूँ, 50% का साइन लगा दिया। ठीक है, 50% हो जाएगा। अब मैं सेव किया, अब ये देखो, अब ये 100% विद है पूरी स्क्रीन की। ठीक है, लेकिन मैंने इस कार्ड को 50% विद दिया तो भाई ये आधा कार्ड बना है। ठीक है, आधा कार्ड बना है। अब मैं काम करता हूँ इसको 100% दे देता हूँ, सेव किया, अब ये देखो 100% हो गई। अब इससे फ़ायदा ये है, अब मैं जितनी भी छोटी स्क्रीन कर लूँ ना ये 100% ही रहेगा, कहीं से कटेगा नहीं जैसे पिक्सल्स में कट रहा था। ये देखो पूरा पूरा आ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं से कटेगा नहीं, तो परसेंटेज का ये फ़ायदा, और हम ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव करना, तो हमने इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया। समझ आ गया परसेंटेज का कॉन्सेप्ट? ओके। हाँ, अब एक और लास्ट चीज़ पढ़ लेता है, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ टॉपिक्स में कि हमने परसेंटेज भी पढ़ लिया। क्या लिखूँ? विद इन परसेंटेज
ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अच्छा इंटरनल। वो एक ये जो इशू आ रहा था ये एक्सप्लेन करना था आपने, ये क्यों आ रहा है जो स्क्रॉल नीचे आ रहा है हाँ परसेंटेज से खेलने के वो बाद? अभी करते हैं, वो अभी हम यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ेंगे, उसमें उसमें इसको सॉल्व करता है। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं, हमने टॉपिक्स पढ़ लिया इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, क्लासेस और विद इन परसेंटेज। ठीक है, चार चीज़ें पढ़ ली। अब हम आते हैं, एक और चीज़ होती है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ये इस एस्टेरिक का जो साइन होता है ना वो लगाऊँ ना, और यहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग करूँ। एस्टेरिक का मतलब है कि अब ये जो है ना H1 पे भी अप्लाई होगा, पैराग्राफ में भी अप्लाई होगा, बटन पे भी अप्लाई होगा, जितने भी एलिमेंट है इस HTML के अंदर उन सब पे अप्लाई होगा। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग। ठीक है, 100 पिक्सल्स। अब ये हर एलिमेंट पे पैडिंग 100 पिक्सल्स हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसमें नहीं होगी क्योंकि ये ओवरराइट कर देगा, ज़ाहिर है। तो एक काम करते हैं, ओवरराइट ना हो तो इसको हम सबसे नीचे लिख देते हैं ताकि ये सबको ओवरराइट कर दे। ठीक है, अब देखो अजीब सही हो गया, इसकी भी H1 की भी 100 पिक्सल्स पैडिंग हो गई, पैराग्राफ की भी हो गई, बटन की भी हो गई। समझ आया यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है? सबकी स्टाइलिंग एक साथ एक ही सेलेक्टर के अंदर कर देता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम है। अब हम ये यूज़ कब करते हैं? ये हम हर CSS की फ़ाइल शुरू करने से पहले ये चीज़ याद नहीं, रट्टा मार लो कि ये चीज़ हम हर CSS की फ़ाइल के शुरू में लगाएंगे। क्या? पहले तो मैं इसको दोबारा से सेट कर देता हूँ। हम कर देंगे, इसको सेव किया, वापस नॉर्मल हो गया। यूनिवर्सल के सेलेक्टर के अंदर हम लगा देंगे पैडिंग, ओहो, पैडिंग 0। नोट कर रहे होगे आप लोग, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ रहा है। ठीक है, ये मैंने तो नहीं लगाया, ये खुद से आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML खुद ही देता है ये भाई, ये मार्जिन। ये देखो टॉप पे आ रहा है, अगर दिख रहा हो, ये देखो टॉप पे यहाँ पे वाइट वाइट आ रहा है, ये मैं नहीं चाह रहा। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML खुद ही दे रहा होता है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट सबको मैं कर देता हूँ मार्जिन 0। ठीक है, अब ये सारे एलिमेंट पे 0 0 0 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या फिक्स हो। हाँ, फिक्स हो गया। ठीक है, समझ आई। और अभी तक ये स्क्रॉल बार गया नहीं है, अभी ये अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर वो, मुझे डर है, लेकिन चलो, नहीं समझ आई ये वाला तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, सवाल पूछ लेना। इसको हम सही करने के लिए हम आते हैं, ये एक तरह का कभी कभी आती है ये चीज़ जो है ना, ये कभी कभी आती है, पता नहीं किस चीज़ पे आती है, मुझे एग्जैक्ट इशू नहीं पता, लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, ओवरफ्लो। बल्कि नहीं, एक और चीज़, यूनिवर्सल सेलेक्टर से पहले एक और टैग है, बॉडी। बॉडी हमने पढ़ा है, बॉडी का टैग तो मेन टैग है ना, ये जो बॉडी का टैग है ये तो मेन टैग है। अब मैं इस पे जो भी स्टाइल करूँगा ये बॉडी पे स्टाइल होगी। जैसे कि मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ बॉडी पे। ठीक है, अभी यूनिवर्सल सेलेक्टर पे वापस आता हूँ, पहले बॉडी देख लेता है। ब्लैक, बॉडी का टैग को मैंने कर दिया ब्लैक, पूरी बॉडी ब्लैक हो गई। ठीक है, रेड कर दूंगा तो पूरी बॉडी रेड हो जाएगी। ये तो डिव का कलर है ना, ग्रे, जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो ये तो ग्रे रहेगा। लेकिन पीछे देखो पूरा रेड हो गया। अब मैं कहीं पे भी स्क्रॉल स्क्रॉल करूँ ये रेड हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं जो बता रहा था ना मार्जिन, वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी की मार्जिन होती है मेरे ख्याल से, चेक कर लेता है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, वो देखो पर रेड स्पेस आ रहा है, पहले तो वाइट था, ये वाइट रेड हटा देता हूँ मैं, दोबारा नॉर्मल कर देता है। ये बॉडी की डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, मार्जिन 0, सही हो गई। किसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं हम? बॉडी की स्टाइलिंग कर रहे हैं, पूरी बॉडी की स्टाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है इसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर में मैं आऊँगा, उस पर परेशान नहीं होना, पहले बॉडी देख लो, बॉडी का क्या सीन है। ठीक है, तो बॉडी को अब जो है मुझे ये वाला स्क्रॉलर हटाना है, तो मैं उसके लिए लिखूँगा ओवरफ्लो
कौन से एक्सिस पे हटाना है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो पढ़ा होगा हम सब ने कि भाई एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वाला एक हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस वर्टिकल जो होता है, ठीक है। तो ओवरफ्लो एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी है, वो मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ हिडन। तो होपफुली अब गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया, ठीक है। ठीक है। कोई सवाल? अभी हम क्या करेंगे, अब यूनिवर्सल सेलेक्टर पे वापस आते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने बताया कि बॉडी की बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है, जैसे मैं अगर ये मार्जिन ज़ीरो किया है मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ तो ये मार्जिन फिर से आ जाएगी, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट HTML की तरफ से खुद ही गिफ्ट आता है आप लोग के लिए, जो कि अजीब सी चीज़ है, ठीक है। इसी तरह H1 की भी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है। ये हम किस तरह देखेंगे, ये हम देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं कि मार्जिन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको मैं बड़ा कैसे करूँगा, यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको देख के परेशान नहीं होना, बस मैं दिखा रहा हूँ कि मार्जिन है इसकी, ठीक है। इसको मैंने H1 को सेलेक्ट किया, ये देखो मैंने उस दिन भी बताया था कि ऑरेंज लाइन जो है वो मार्जिन होती है, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो यहाँ भी लिखा आ रहा है 21 बाय डिफ़ॉल्ट इसकी मार्जिन है। ये तो हमने ऐड ही नहीं करी, ये खुद से क्यों आ गई, ये हमें नहीं चाहिए होती बाय डिफ़ॉल्ट लेकिन HTML देता है खुद ही, तो इसको भी हमें हटाना है। इसी तरह मेरे ख्याल से पैराग्राफ की भी होगी, ये देखो पैराग्राफ की भी है मार्जिन 21 पिक्सल्स मार्जिन है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमें नहीं चाहिए होती, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए होती, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से सेट करेंगे ना मार्जिन, ठीक है। तो अब इस मार्जिन को हटाना है। अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि भाई H1 पर आऊँ, इसकी मार्जिन 0 कर दूँ, ठीक है। अब देखो H1 थोड़ा सा ऊपर गया, किसी ने नोट किया हो तो, ये देखो मैं मार्जिन हटाता हूँ, अभी मार्जिन ऐड है, वो अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ ऑरेंज लाइन आ रही होगी, बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है, देखो गैप ज़्यादा है H1 और पैराग्राफ के बीच में, देखो गैप ज़्यादा है, अभी कम हो जाएगा। ये मैं मार्जिन H1 पे आके मैंने मार्जिन 0 कर दी, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, देखो कम हो गया गैप। इसी तरह अच्छा H1 को तो मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि हमने इसको क्लास दे दी थी, तो अब हम क्लास पे ही काम करते हैं, टैग पे नहीं काम करते, ठीक है। इसको मैं एक और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन जो है बाय डिफ़ॉल्ट होती है, देखो हमने नहीं लगाई हुई कोई भी मार्जिन, अगर हम लगाएं तो वो अलग बात है, मार्जिन लगा देते हैं, 100 पिक्सल्स लगा दी तो देखो मार्जिन बढ़ गई, अब चारों तरफ की मार्जिन इतनी सारी हो गई, अजीब सही हो गया। लेकिन हमें मार्जिन चाहिए नहीं है तो हम हटा देते हैं, 0 पिक्सल्स कर देते हैं, देखो कम हो गई। इसी तरह मैं पैराग्राफ की भी हटा देता हूँ, यहाँ पे हमने डॉट पैरा करके लिखा था ना, इसको मैं वापस सही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, मार्जिन मैंने इसकी भी 0 कर दी। अब देखो पैराग्राफ को नोट करना, जैसे ही मैं सेव करूँगा पैराग्राफ भी बटन के क्लोज आ जाएगा और H1 के क्लोज आ जाएगा, क्योंकि मार्जिन मैंने 0 कर दिया, देखो, ठीक है। तो ये मार्जिन, अब मैं ये कर सकता हूँ कि भाई सारे एलिमेंट्स में जाऊँ, सारे टैग्स पे जाऊँ, सब पे जाके मार्जिन 0 0 0 करूँ, फिर सेट करूँ उस हिसाब से। तो इससे अच्छा भाई मैं एक साथ सब एलिमेंट में इम्प्लीमेंट कर दूँ, किस तरह, यूनिवर्सल सेलेक्टर से। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हम एस्टेरिक लगाते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये क्या करेगा, अब सब पे अप्लाई कर देगा मार्जिन 0। किस तरह, पहले तो मैं सारी मार्जिन हटा देता हूँ जो मैंने लगाई हैं, हटा दी मैंने, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ तो वही बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है वो ऐड कर दिया उसने। तो अब मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू सारी मार्जिन 0 कर दूंगा, सारे एलिमेंट्स की मार्जिन 0 कर दूंगा, ठीक है। मार्जिन 0 मैंने लिखा, अब जैसे ही मैं सेव करूँगा सारे एलिमेंट्स की डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो होती है, डिफ़ॉल्ट मतलब कि पहले से जो होती है HTML खुद से जो देता है वो मार्जिन मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। सेव करते हैं, वो मार्जिन 0 हो गई। अब ये अजीब सा हो गया कार्ड, अब मैं खुद से मार्जिन ऐड करूँगा,
अपनी मर्जी की मार्जिन। वो HTML में तो 21 पिक्सल्स उसने खुद दी हुई थी ना, मैं अपनी मर्जी से नहीं सेट कर रहा था। अब मैं अपनी मर्जी से सेट करूँगा। किस तरह भाई? ये हेडिंग 2 तो मैं हटा देता हूँ, हेडिंग 2 का काम नहीं है, ठीक है। अब मुझे मार्जिन टॉप ऐड करनी है, नहीं मार्जिन बॉटम ऐड करनी है हेडिंग 1 के नीचे, ठीक है, ताकि हेडिंग, ये जो हमारी हेडिंग है और पैराग्राफ के बीच में गैप आ जाए, ठीक है। तो मार्जिन बॉटम में ऐड कर देता हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, आप लोग इतना इम्प्लीमेंट कर दें क्योंकि मुझे लग रहा है ओवरफ्लो होने लग जाएगा। कोई सवाल हो तो पूछ लो। हमने क्या क्या पढ़ लिया? ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हमने। बॉडी पढ़ा है, यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ा है। उसमें क्या चीज़, मार्जिन ज़ीरो करना तो सबको आता है, मार्जिन क्या चीज़ है वो सबको आता है। ओवरफ्लो एक्स हमने पढ़ा है। ओवरफ्लो एक्स मतलब के किस तरह समझाऊँ, जो भी चीज़ एक्स एक्सिस में ओवरफ्लो हो रही हो, मतलब के बाहर जा रही हो, उसको हिडन कर दो। समझ आई? थोड़े से मुश्किल थी ये चीज़, लेकिन हम ये करेंगे इम्प्लीमेंट तो आहिस्ता आहिस्ता याद रह जाएगी आप लोग के भी, आप लोग को भी, ठीक है। हमने क्या किया, जो ये ओवरफ्लो एक्स का मतलब ये है कि जो भी चीज़ एक्स एक्सिस में, वो उसकी हमने वैल्यू क्या लिखी है, हिडन। हिडन कर दो मतलब हाइड कर दो। तो अब क्योंकि स्क्रॉलर था हमारे पास पहले, पहले हाइड नहीं हुई भी थी, अभी मैं हटा देता हूँ इसको, देखो स्क्रॉलर वापस आ गया, ये देखो। तो ये ओवरफ्लो हो रही है भाई, स्क्रीन से बाहर ही जा रही है, तभी तो स्क्रॉलर आ रहा है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हमें फिक्स करना है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ओवरफ्लो एक्स एक्सेस में मैंने हिडन कर दिया, ठीक है। कहाँ पे लगाया? ये बॉडी पे लगा दिया। उसके बाद हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ा। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, एक ही बारी में सारे एलिमेंट्स में CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर ये करता है। बस दो चीज़ें हमने पढ़ी है। कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई। आज की क्लास तक यहीं तक रखता है। मार्जिन वार्जिन मार्जिन टॉप वगैरह जो है नेक्स्ट क्लास पे लगा देंगे, इसको और अच्छा सा बना लेंगे, ठीक है। मार्जिन तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, अब आप लोग खुद भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये देखो तो बहुत ज़्यादा चुपके हुए अच्छे भी नहीं लग रहे, तो थोड़ी सा अपनी मर्ज़ी से मार्जिन खुद से आप ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर खुद से कर लें तो अच्छी बात है, खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई सवाल हो तो पूछ लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वीडियो भी होगी, आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, कर लेगा इस चीज़ की लाजमी, ताकि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि हमने यहीं तक ही पढ़ना है आज।